चारों ओर माहौल में शांति थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चेतन और वीर सिंह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। तभी लतिका वीर सिंह के पास और शालिनी चेतन के पास जाकर उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। तब चेतन मायूसी के साथ धीमी आवाज में बड़बड़ाया, सब मेरी ही गलती है। मैं उस अजयराज के जाल में फंस गया। 23 साल जिस आत्मा को मैंने आजाद होने से रोक रखा, मेरी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। तभी शालिनी चेतन को संभालते हुए बोली, नहीं काका जी, आपसे जो बन पड़ता था आपने किया। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा। आपको इस तरह मायूस होने की जरूरत नहीं। हम सब साथ हैं आपके। तभी वीर सिंह चेतन के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे माफ कर दो चेतन। मैं हर बार हर लड़ाई में तुम्हें निराश करता आया हूँ। आज भी अगर मैं अजयराज के वार से बच पाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये सुनकर चेतन बोला, नहीं वीर सिंह, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे कालदूत ने रोका भी था कि अगर कलश जगह से हटा तो समय का चलन बदलेगा और खूनी वधू आजाद हो जाएगी। फिर भी मैंने रिस्क लिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सरपंच जी भी उदासी भरी आवाज में जोर से चिल्लाकर बोले, गांव वासियों, सभी अपने अपने घर लौट जाओ। ये सच है कि खूनी वधू आजाद हो गई है, पर इससे पहले कि आप लोग तिलमिलाहट के साथ किसी पर आरोप लगाए, उससे अच्छा होगा हम कल पंचायत में बात करें। इसलिए आप लोग अभी घर जाएं। वैसे भी आधी रात गुजर चुकी है। ये कहते ही लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। मुझे माफ करना चेतन जी, एक पल के लिए मैंने आपको गलत समझ लिया था, लेकिन आज पता चला कि आप सबने इस गांव के लिए जिस तरह अपनी जान पर खेला, हमारे लिए उतना ही काफी है। नतीजा जो भी रहा, मुझे विश्वास है गांव अपने रक्षक के साथ है। आप लोग भी घर जाइए। इतना कहते हुए सरपंच ने सहानुभूति पेश की और वहां से चले गए। तब चेतन और गौतम के साथ सभी लोग जीप में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते चेतन शांत रहा और वीर सिंह भी कुछ न कह सका। लेकिन अचानक वीर सिंह जीप से उतरते हुए बोला, जब कालदूत ने तुमसे कहा था कि उस कलश को वहीं छोड़ दो तो तुमने क्यों नहीं छोड़ा? अपनी मनमर्जी क्यों की चेतन? तब चेतन वीर सिंह के इस सवाल पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बाकी सब भी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। तब वीर सिंह दोबारा चिल्लाकर बोला, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तब चेतन गुस्से से बोला, कालदूत मुझे बता चुका था कि या तो खूनी वधू को आजाद होने से रोका जा सकता था या तुम्हारी जान बच सकती थी। ये सुनकर वीर सिंह धक्के से रह गया। बाकी लोग भी इस बात को सुनकर चौंक गए। तब चेतन भीगी आंखों से बोला, अगर मैं खूनी वधू को रोकता तो तुम्हें जाना पड़ता, और अगर तुम्हें बचाता तो खूनी वधू आजाद हो जाती। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे लगा तुम्हें खो देने के बाद भी मैं खूनी वधू को रोक न सका तो क्या होगा, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया। ये सुनते ही वीर सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, चेतन, ये तुमने क्या कर दिया? तुम दद्दा जी के आदर्शों को भूल गए। तुम कब से इतने स्वार्थी हो गए? जो इंसान गांव को बचाने के लिए अपनी बीवी और अपने पिता तक को कुर्बान कर देता है, वो इतना खुदगर्ज कब हो गया? मर जाने दिया होता मुझे, ताकि हम पर खुदगर्ज होने का लांछन न लगता। कहते हुए वीर सिंह बेहद गुस्से के साथ घर के भीतर चला गया और चेतन उसे बुलाता रह गया। सभी लोग उन दोनों के पीछे पीछे गए, लेकिन वीर सिंह बिना कुछ कहे ही कमरे में चला गया। दोनों अपने अपने कमरे में बैठे थे। गौतम और कार्तिक दोनों चेतन के पास बैठे उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। वहीं शालिनी और लतिका वीर सिंह की चोटों को साफ कर रहे थे। एकाएक लतिका बोली, मामा जी माफ करना, वैसे तो मुझे आप दोनों के बीच बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन रही बात पापा की तो उनका खुदगर्ज होना बनता है। भला अब आपके अलावा उनका है ही कौन? सबको तो वो खो ही चुके हैं। तब शालिनी भी बोली, लतिका ठीक कह रही है पापा जी, आप खामखा ही काका जी से नाराज हो रहे हैं। कहते हुए दोनों ने गोमती की ओर देखा, लेकिन गोमती ने अपनी भौएं चढ़ा ली। तभी वीर सिंह गोमती की ओर देखकर बोला, अब आपको कुछ कहना है? यदि नहीं तो प्लीज लाइट्स बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। उधर चेतन मायूस बैठा था। तब गौतम बोला, काका, क्या आप भी पापा की बात का टेंशन ले रहे हैं? आप देखना सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तब चेतन बोला, आई होप बेटा ऐसा ही हो। इसके बाद चारों कमरे से निकलकर आंगन में आ गए और चेतन और वीर सिंह के बारे में बात करने लगे। तभी गौतम बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ हो गया पर इशिता जी की नींद नहीं खुली। तब शालिनी गौतम को चिकोटी काटते हुए बोली, चुप करो, बड़े आए इशिता जी वाले। तब लतिका ने भी कुछ सोचकर बोला,
नो शालू, भाई की बात है तो सही, भला इतना सब कुछ हो रहा हो तो कोई इस तरह कैसे सोच सकता है। तभी कार्तिक बोला, रुको जरा मैं देखता हूं। कहते हुए कार्तिक इशिता के कमरे के करीब गया तो पाया दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही कार्तिक ने अंदर झांक कर देखा तो पाया इशिता अंदर नहीं थी। तब कार्तिक सभी के पास जाकर हैरानी से बोला, वो अंदर नहीं है। ये सुन लतिका हैरानी के साथ बोली, अगर सब लोग यहाँ घर में हैं तो वो कहाँ है। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे आप सब लोग यहाँ हैं? मैं सभी को देखने बाहर गई थी। ये आवाज इशिता की थी। जैसे ही सब पीछे मुड़े तब इशिता थोड़े असहज अंदाज में खड़ी हुई थी। उसने दुपट्टा कुछ इस तरह डाला हुआ था जिससे उसके दोनों बाजू छिपे हुए थे। कार्तिक की नजर उसके बाएं बाजू पर गई। तभी वो मन ही मन बोला, ये इशिता को अचानक क्या हो गया? इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं इसने, और वो भी इस तरह की सर्दी में? लगता है इसके हाथ पर किसी तरह की चोट लगी है। वो मन ही मन कुछ पल ये सोचता रहा और उसके बाद वहां से निकल गया। उसके जाते ही सभी लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोल के निकल गए। अगली सुबह पूरे गांव के लिए सूरज देरी से निकला। सभी लोग पिछली पूरी रात चैन से सो नहीं पाए क्योंकि खूनी वधू के लौट आने का डर सबके मन में बसता गया था। इधर चेतन की नींद भी काफी देर से ही खुली। जैसे ही उसने घड़ी की ओर देखा तो पाया 10 बज चुके थे। तब वो हड़बड़ाहट में उठकर बोला, हे राम, 10 बज गए, सभी लोग पंचायत पहुंच चुके होंगे, मुझे भी जल्दी ही पहुंचना होगा। ये कहते हुए चेतन भी फौरन तैयार हो गया और जैसे ही नीचे आया तो सभी तैयार हुए बैठे थे, लेकिन वीर सिंह अकेला ही पंचायत के लिए निकल चुका था। तब चेतन मन ही मन बोला, अरे पंचायत के लिए भी नहीं रुका, भला ऐसी भी क्या नाराजगी। यही सोच लिए चेतन और बाकी सब भी पंचायत भवन जा पहुंचते हैं। चेतन के आते ही वीर सिंह ने बोलना शुरू किया। वो टेबल पर रखे माइक को उठाकर बोला, देखिए, जो कुछ हुआ है मैं जानता हूं कि खूनी वधू के आजाद होने से पूरे गांव की सुख समृद्धि छिन जाएगी और इस परिवर्तन का दुष्परिणाम आप मेरे सर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर चेतन ने भी बोलना शुरू किया। उसने जो कुछ कहा वो एक अधूरा सच है, गलती ज्यादा मेरी है। मैं मानता हूं मैं खुदगर्ज हो गया था, इस सब में वीर सिंह का कोई हाथ नहीं है। आप लोग जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तब सरपंच जी उठकर बोले, किस तरह की बात कर रहे हैं चेतन जी आप? हमने आपको यहाँ माफी मांगने के लिए थोड़ी बुलाया है। जो हुआ उसे भुला दीजिए और आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बताइए। तब चेतन बोला, फिलहाल तो हम जो हमेशा करते हैं वही करें। 6 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाए। जितना कर सकते हैं हमें बचाव खुद ही करना होगा। चेतन ने इतना कहा ही था कि एक आदमी भीड़ से खड़ा होकर बोला, अगर हमें खुद ही अपना बचाव करना होता तो आप लोगों को शहर से इस तरह बुलाना नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है अब आप लोग अरुणोदय जी के आदर्शों को पीछे छोड़ रहे हैं। तभी दूसरा आदमी बोला, मैं तो कहता हूँ भाइयों, वो भूतनी गांव में दोबारा कदम रखे उससे पहले ही हमें अपना सामान बांधकर गांव से निकल लेना चाहिए। हमें बचाने वाला रक्षक बूढ़ा हो चुका है, अब उससे कुछ नहीं हो सकेगा। तब वीर सिंह उस आदमी को देखकर बोला, छोड़ दीजिए, जिससे अपना गांव छोड़ना है। शायद इसे ही तो कहते हैं पीठ दिखाकर भाग जाना, मुसीबत के समय अपने लोगों का साथ छोड़ देना। जिसे आप बुज़दिल और डरपोक कह रहे हैं तो याद कीजिए, आज से 21 साल पहले आई वो बाढ़, जहां भीड़ को बचाते हुए इसने अपनी पत्नी, मेरी बहन और हमने हमारे पिता को खोया था। कहते हुए वीर सिंह का पारा काफी हाई हो गया। तब वीर सिंह को चेतन के लिए इस तरह बोलता देख चेतन बड़ा ही भावुक हो गया और उसकी आंखें भर आई। तब सरपंच जी उस आदमी की ओर देखकर बोले, देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये सब जानते हैं कि इस परिवार ने हमारे लिए क्या किया। मुझे इन लोगों से उम्मीद है तो आप लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा सुझाव तो यही है कि जब तक ये मामला पूरी तरह से संभल ना जाए तब तक सभी लोग 6 बजे के बाहर घर से बाहर ना निकले। संध्या आरती रोकी जाएगी और सभी अपने घर पर खूनी वधू से बचने का लॉकेट बनवा कर रखेंगे। उसके बाद भी पंचायत ने कुछ और बातें सभी गाँव वासियों के लिए कही। पंचायत खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वीर सिंह पैदल जाने लगा तब चेतन भी उसके साथ चलते हुए बोला, अच्छा लगा मुझे जिस तरह आज तुमने डिफेंड किया। तब वीर सिंह उसकी ओर मुड़ा तो चेतन उसे देखकर हैरान रह गया। वीर सिंह की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो चेतन को देखकर बोला, मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम पर खामखाई गुस्सा हो गया। दुनिया में अपने ना होते तो हम किसी के साथ मिलकर दूसरों का भला करेंगे।
अब जो हुआ सो हुआ, भले मेरी जान क्यों न चली जाए, साथ मिलकर लड़ेंगे। तब चेतन हंसते हुए बोला, जान ही देना था तो पहले कहा होता, मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। ये कहते हुए वो जोर से हंसा तो उसे देख सभी वीर सिंह समेत परिवार के सारे लोग हंस पड़े। जैसे ही सभी घर पहुंचे तो लतिका हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, पापा और मामा जी ऐसे ही है। मतभेद रहते हैं लेकिन वो मनभेद नहीं होने देते। इतना कहते हुए जैसे ही लतिका ने दरवाजा खोला तो पाया आंगन में बैठी इशिता अपने बाएं हाथ पर लगी चोट पर मरहम लगा रही थी। तभी पीछे से लतिका बोली, हे इशिता, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? ऐसा लग रहा है मानो हाथ जल गया हो। ये सुनते इशिता ने अपने हाथ पर लगी चोट को छिपाने की कोशिश की और हिचकिचाहट के साथ बोली, वो क्या है कि मैं परसों शाम को मंदिर गई थी, वहां टंगे हुए दिए पर मेरा ध्यान नहीं गया, उससे मुझे चोट लग गई। कहते हुए इशिता उठी और वहां से जाते हुए बोली, सॉरी, मैं जरा इसे रख कर आती हूँ। कहते हुए वो बात को टालकर निकल गई। तब शालिनी बोली, लतिका, तुझे नहीं लगता कि ये चोट 2 दिन पुरानी नहीं है? ये सुनते ही कार्तिक का माथा ठनका और वो मन ही मन बोला, एग्जैक्टली, ये चोट घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, वो भी ऐसा कुछ जो ये हमसे छिपा रही है। अगली बार मंदिर जाते वक्त इसका पीछा करना पड़ेगा। जरा मैं भी तो देखूं कि किस भगवान की पूजा कर रही है। ये सोचकर कार्तिक ने इशिता की जासूसी करने का पूरा मन बना लिया। क्या कार्तिक इशिता और अजयराज के एक साथ काम करने के सच तक पहुंच सकेगा, या इशिता सभी को हर बार की तरह इस बार भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए खूनी वधू का नया अध्याय सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। चेतन अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठा मन ही मन कई ख्यालों में उलझा हुआ था। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी वजह से एक बार फिर फूलपुर गांव उसी दौर में लौट गया था जहां से उसे निकालने के लिए चेतन और उसके लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी थी। अपने आप से बात करता हुआ चेतन उठा और खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, मुझे कैसे भी करके गांव के लोगों को सुरक्षित रखना होगा। चित्रा के बाद ही ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत हो गई है। अगर मुझे चोट पहुंचाते हुए एक भी निर्दोष व्यक्ति को कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए चेतन कमरे से बाहर आया। वो नीचे उतर ही रहा था कि तभी लतिका सीढ़ियों पर उससे टकरा गई और बोली, पापा आइए, नाश्ता लग गया है, सभी लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तब चेतन ने अनचाहे ढंग से जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। ये सोचकर चेतन घर के बाहर चला गया। गांव में वो जहां से भी निकल रहा था सभी लोग नजरें गड़ाए उसे ही देखे जा रहे थे, लेकिन चेतन सारे लोगों को इग्नोर करता हुआ उसी तालाब के किनारे पहुंच गया जहां अक्सर वो कालदूत से मिलने आया करता था। तालाब के किनारे टहलते हुए चेतन के दिमाग में एक ख्याल आया। वो उस ख्याल को दोहराते हुए बोला, कालदूत ने कहा था कि मेरे उस कलश को उठाते ही समय का चलन बदल जाएगा, तो क्या होता अगर मैं उस कलश को ना उठाता? ये कहते हुए उसके मन का ख्याल पूरा हुआ भी नहीं था कि तभी पीछे से आवाज आई, तो इस समय तुम जिस दुविधा में हो शायद तुम नहीं होते। ये आवाज सुनते ही चेतन पीछे मुड़ा तो देखा पीछे कालदूत खड़ा था, जिसके कपड़े बिल्कुल बदले हुए से दिख रहे थे। बिल्कुल सफेद रंग की पोशाक पहने खड़ा कालदूत चेतन की ओर चलते हुए बोला, एक अच्छे इंसान की निशानी यही है कि वो अपने पिछले कर्मों का लेखा रखे, अपनी गलतियों को देखे और हर बार अपनी गलतियों को सुधार ले, जैसा कि इस समय तुम करने की कोशिश कर रहे हो चेतन। तब चेतन कालदूत से नजरें फेरते हुए बोला, अब क्यों आए हो यहाँ कालदूत? जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? ये सुनकर कालदूत मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक अरसे से तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारा दुख देखा, तुम्हारा सुख देखा, कभी साथ रहा कभी नहीं रहा, लेकिन तुम्हें आज गुस्सा मुझ पर है या अपनी नाकामयाबी पर, क्योंकि माही के जाने पर भी तुमने अपनी गलती को स्वीकारा कि तुम उसे बचा नहीं पाए। तो फिर आज इस सच को स्वीकार करने में तुम्हें समस्या क्यों हो रही है चेतन? तब चेतन कालदूत पर बिगड़ते हुए बोला, मेरी गलती? मेरी गलती कैसे हुई? तुमने मेरे सामने ऑप्शन रख दिए, या तो मैं वीर सिंह को बचाता या तो कलश को, लेकिन ऑप्शन देने की बजाय मेरी मदद की होती तो शायद हम यहाँ खड़े उस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे होते।
तब कालदूत जवाब देते हुए बोला, मैं ईश्वर का दास हूं। जैसे आदेश पाता हूं वैसा कर्म करना मेरा कर्तव्य है। और कई मौके ऐसे भी थे जहां तुम्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं मांगा। और यहां लिए गए तुम्हारे एक गलत फैसले का आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो। तब चेतन खींचते हुए बोला, बकवास, कोई और उपाय था ही नहीं। मैं चाहकर भी वीर सिंह और कलश को एक साथ नहीं बचा पाता। तब कालदूत बोला, तुमने अजयराज को दीवार फांदकर भागते हुए देखा, लेकिन सोचा कि वो गर्भगृह के पास क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि उसकी काली शक्तियां उसे ईश्वर के करीब नहीं आने देती। ठीक उसी तरह जिस तरह वो दरवाजे के ठीक सामने वाली काल भैरव की प्रतिमा का सामना न कर सका। वीर सिंह और तुम दोनों अंदर आ चुके थे, तो तुमने उसे बाहर क्यों भेजा? अगर तुम साथ होते तो शायद बेहतर मुकाबला कर सकते थे। जैसे ही चेतन ने सुना, उसके दिमाग में वो दृश्य घूमने लगा जब उसने वीर सिंह को बाहर जाने को कहा था। ये सुनते ही चेतन के पैरों तले जमीन न रही। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तब कालदूत बोला, शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। अब रहा तुम्हारे सवाल का जवाब कि किस तरह तुम्हारे 3 फैसले 3 समय रेखा निर्मित करते। तो पहला, अगर तुम वीर सिंह के साथ मंदिर के अंदर होते तो अजयराज कुछ देर बाहर रहकर लौट जाता। दूसरा, तुम कलश नहीं उठाते तो अजयराज आवेग में आकर वीर सिंह को मार देता और तुम विषाद में डूब जाते। शायद उसे खोकर तुम कुछ न कर पाते। और तीसरा और आखिरी, खूनी वधू आजाद होगी, जहां तुम शायद उसे आगे जाकर रोक भी लो, लेकिन इसमें भी कई लोगों की जानें जाएंगी और तुम कुछ ना कर सकोगे। चेतन शांति से कालदूत की सारी बात सुनता रहा। तब जाकर उसे एहसास हो गया कि कालदूत सही था। सारी बातें सुनकर वो बेचैनी से बोला, तो बताओ कालदूत, अब मैं क्या करूं? तब कालदूत तुरंत बोला, तैयारी करो खूनी वधू से बचने की और अपनों को बचाने की, क्योंकि उसे मारना तो संभव है नहीं। एक बार तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो। रहा सवाल अजयराज का, तो वो तुम्हारा नहीं, कार्तिक और लतिका का मामला है। भले आज वो दोनों साथ है, लेकिन क्या पता कल क्या हो। इतना कहकर बिना चेतन की बात सुन कालदूत वहां से गायब हो गया। तब चेतन अपने आप से बोला, इससे पहले कि खूनी वधू कोई नया शरीर ढूंढ ले, मुझे कुछ करना होगा। जहां एक तरफ चेतन खूनी वधू के मामले में बुरी तरह से उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का इशिता पर शक बढ़ता जा रहा था। अपने लैपटॉप पर काल भैरव मंदिर के बारे में छानबीन करता कार्तिक अचानक इशिता के बारे में सोचते हुए लतिका से बोला, बेबी एक बात बताओ, काल भैरव मंदिर में ऐसा क्या है जो ये इंटरनेट पर भी इतना फेमस है? तब लतिका बड़े ही उत्साह से बोली, मुझे जितना पता है मैं तुम्हें उतना बताती हूँ। ये मंदिर गॉड ऑफ द टाइम का है। हमारे परिवार का काफी हिस्सा इस मंदिर से ही जुड़ा है। पापा और मामा जी के जन्म से लेकर अब तक कहानियों में मंदिर में काफी लिंक्स है। लोगों ने भी वहाँ काफी चमत्कार देखे हैं, तभी तो लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ दर्शन करने आती है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब कार्तिक हैरान होकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इशिता को ऐसा क्या लगाव हो गया है इस मंदिर से? जब पूछो तो कहती है मंदिर गई थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अभी तो हमें गांव में एडजस्ट होने में समय लग रहा है और वो इतनी कंफर्टेबल। तुम्हें क्या लगता है? कार्तिक की बातों ने लतिका के दिमाग में भी एक शक पैदा कर दिया। वो भी तुरंत ही बोली, हाँ शक तो मुझे भी होता है, जिस तरह से वो गायब रहती है। हमें पता करना चाहिए। ये सुनकर कार्तिक बोला, अब जब वो मंदिर जाएगी तो हम भी उसके पीछे जाएंगे। ये कहते हुए लतिका और कार्तिक इशिता के घर से निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर अभी गुजरी थी कि अचानक इशिता अपने कमरे से बाहर आई। वो यहाँ वहाँ देखकर खाली हाथ निकल ही रही थी कि तभी लतिका की नजर उस पर पड़ गई। वो कार्तिक को हिलाते हुए इशारे से बोली, इशिता बाहर जा रही है। ये सुनते ही कार्तिक तुरंत ही उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। शाम को बाजार जल्दी बंद होने लगा था, इसलिए दिन में काफी भीड़ होती थी। वो घर से निकलते ही मुख्य सड़क से होकर सीधा बाजार की ओर जाने लगी। दोनों ठीक उसके पीछे ही थे। तभी लतिका बोली, ये इतना लंबा रास्ता लेकर मंदिर क्यों जा रही है? दोनों की नजर उसी पर थी, लेकिन तभी अचानक एक बैलगाड़ी उन दोनों के सामने आ गई, जिसके बैल उसके चालक के कंट्रोल से बाहर हो गए थे। जैसे कार्तिक और लतिका उस परेशानी से बाहर निकले, तब तक इशिता उन दोनों की नजर से गायब हो चुकी थी।
उसे यहाँ वहां देखते हुए कार्तिक बोला, क्या हुआ लतिका, कहीं दिखाई दी क्या वो? तब लतिका भी भीड़ में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोली, पता नहीं कहां चली गई। तभी अचानक वो उन दोनों को एक साथ नजर आई। वो बाजार से निकलकर मंदिर वाले रास्ते पर निकल गई। उसे देखते कार्तिक और लतिका दोनों भी मंदिर वाले रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन इशिता वहां भी नहीं थी। जैसे दोनों मंदिर के सामने पहुंचे, तब यहां तक आने में वो दोनों भी काफी थक चुके थे। एकाएक लतिका बोली, चलो अंदर चलकर ढूंढते हैं, क्या पता वो अंदर ही मिले। ये सुनकर आसपास देखकर कार्तिक बोला, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा है जो वो हम सबसे छिपा रही है। तब लतिका कार्तिक से मंदिर की ओर देखते हुए बोली, सॉरी कार्तिक जी, पर एक बार मंदिर में देखने में हर्ज ही क्या है। ये सुनकर कार्तिक बोला, ठीक है चलो चले। दोनों मन में इशिता के लिए एक तरह की शंका लिए सीधा मंदिर में चले गए। उस समय मंदिर में काफी भीड़ थी। लतिका ने यहाँ वहां देखते हुए कहा, यहाँ तो कई लोग हैं और मंदिर भी काफी बड़ा है, अगर वो यहाँ हुई भी तो हमें नजर नहीं आने वाली। ये कहते हुए लतिका यहाँ वहां देखने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद जब वो मंदिर में भी ना मिली, तब मंदिर से बाहर आते हुए लतिका बोली, शायद आप ठीक कह रहे थे कार्तिक, कोई तो बड़ी गड़बड़ है। अगर ना होती तो वो हमें यहाँ मंदिर में मिल जाती। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने हम सबसे झूठ ही कहा है। लतिका इतना कह ही रही थी कि मंदिर के भीतर से बाहर सड़क पर इशिता उन दोनों को नजर आ गई। तभी कार्तिक तुरंत लतिका से बोला, लतिका देखो वो रही इशिता, चलो चले। वो भीड़ से बचते बचाते हुए बाहर आ गए, लेकिन वो एक बार फिर उन दोनों की नजरों से ओझल हो गई। अब तो कार्तिक ने सिर पकड़ लिया और यहाँ वहां देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, पता नहीं ये बार बार कहाँ गायब हो जाती है। मैं कह रहा हूँ लतिका, हमें घर चलना चाहिए और जब वो हमें मिलेगी तो हम सबके सामने साफ साफ पूछ लेंगे उससे। कार्तिक ये कहते हुए पीछे मुड़ा तो पाया मंदिर के पास लतिका जहाँ खड़ी थी उसके पीछे कुछ दूरी पर एक रास्ता था। ये रास्ता वही था जहाँ मंदिर के पीछे से सीधे नगरवधु की खंडहर हवेली के करीब पहुंचा जा सकता था। कार्तिक उस रास्ते को देखकर तुरंत ही उस तरफ चल पड़ा और गली के सामने खड़े होकर दूर से नजर आ रही नगरवधु की हवेली को देखने लगा। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और अचानक इस तरह अपने कंधे पर हाथ महसूस होते ही वो पीछे मुड़ते हुए बोला, मुझे तो ऐसा लगता है लतिका। उसने इतना कहा ही था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो लड़की लतिका नहीं बल्कि इशिता थी। हाथों में आरती की थाली और माथे पर मंदिर का तिलक लगाए खड़ी इशिता कार्तिक को हल्का सा धक्का मारते हुए बोली, हे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कब से मंदिर आने लगे? तभी लतिका भी वहां आ गई। लतिका और कार्तिक एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। तब कार्तिक ने इशिता की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हम दोनों तो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी लतिका ने यहाँ आने की जिद की तो हम यहाँ आ गए। कितना पुराना मंदिर है ना ये लतिका, जरा यहाँ दीवारों की कलाकारी देखो। तब लतिका भी कार्तिक की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ वाकई है तो खूबसूरत। इतना कहकर वो तुरंत इशिता की ओर मुड़ गई और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, वाह इशिता, हम तो यहाँ आकर भी इस हिस्टोरिकल जेम को देख नहीं पाए, पर तुम। कहते हुए लतिका रुक गई। तब इशिता ने अपने बालों की लटें अपनी उंगली पर घुमाते हुए जवाब दिया, हाँ मैंने यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में इंटरनेट पर जान लिया था, मुझे अच्छा लगता है पुरानी जगह आकर। कहते हुए वो चुप हो गई थी। तब लतिका बोली, ओ तो ठीक है, हमें भी मंदिर को और ठीक से देखना चाहिए, क्यों कार्तिक? तब कार्तिक बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो चले। इतना कहते हुए जैसे ही वो मुड़े उनके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उन दोनों का शक थोड़ा गलत साबित हो रहा था। उधर इशिता उन्हें जाता देख कुटिल अंदाज में मुस्कुराकर बोली, मुझे पकड़ने चले थे। आखिर इशिता को कैसे पता चला कि लतिका और कार्तिक दोनों उसके पीछे है? क्या उसने उन्हें पीछा करते देखा था या कोई और है जिसने उसका साथ दिया? जानने के लिए सुने खूनी वधू पॉकेट एफएम ऐप पर।
जब लतिका और कार्तिक को यकीन हो गया कि वाकई इशिता ने झूठ नहीं कहा था और वो मंदिर ही आई थी, तब वो दोनों एक सच को जानकर हैरानी के साथ वहां से निकल गए और इशिता उन दोनों को जाते हुए चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगी। वो किसी और से ली हुई आरती की थाली उसे लौटाते हुए मंदिर से बाहर निकलकर बड़बड़ाई, लतिका और कार्तिक, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली। मैं पागल नहीं हूँ जो इतने बड़े प्लान का हिस्सा बनकर और अपनी जान पर जोखिम लेकर इतनी आसानी से पकड़ में आ जाऊंगी। जब तक मैं इस लतिका को तुमसे अलग न कर दूं और तुम्हें दोबारा अपने साथ न ले जाऊं, तब तक तुम दोनों को मैं कोई मौका नहीं दूंगी। कहते हुए इशिता खंडहर हो चुकी उस हवेली की ओर जाने लगी, लेकिन मन ही मन वो उस पल को याद कर रही थी जब कार्तिक और लतिका उसका सच जानने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। दरअसल कुछ देर पहले जब इशिता घर पर थी, तब वो बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। तभी अचानक रुककर वो अपने आप से बोली, अब पता नहीं क्या हो रहा है। हजराज ने वो कलश हासिल कर लिया और वो भूतनी भी तो फ्री हो गई होगी, लेकिन इस तरह से शांति क्यों है? कुछ हो क्यों नहीं रहा? अब तक तो उस लतिका को या तो मर जाना था या अजयराज उसे उठा लेता, पर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? इससे पहले कि सारा सच खुल जाए, यहाँ सब कुछ खत्म करके मुझे जाना होगा। ये सारी बातें सोचकर इशिता थोड़ा चिंता में थी। वो बेचैनी भरी आवाज में दोबारा बड़बड़ाई, कहीं उस अजयराज ने मुझे डबल क्रॉस तो नहीं किया? मुझे भूतनी बनाकर मेरा यूज भी किया और अब जब मेरी मदद करने की बारी आई तो शांत बैठ गया। ये सोचकर ही वो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, मुझे अभी के अभी जाकर उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। उसे लतिका चाहिए और मुझे कार्तिक, और ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। ये बड़बड़ाते हुए इशिता कमरे से बाहर चली गई और तभी कार्तिक और लतिका भी उसके पीछे आए थे। जब इशिता बाजार में पहुंची थी कि तभी भीड़ से निकलते हुए वो खिलौना बेचने वाली एक महिला से टकरा गई, जिसके कारण उसका सामान गिर गया। वो तुरंत ही बोली, माफ कीजिएगा, मैं उठाती हूँ। कहते हुए वो जैसे ही खिलौना उठाने झुकी, तभी पास ही खड़ी एक बाइक के साइड मिरर में उसने अपने पीछे आ रहे कार्तिक और लतिका को देख लिया। वो उन्हें देखते हुए मन ही मन बोली, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इन दोनों को मुझ पर शक हो गया है, लेकिन कैसे? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान हाथ पर लगी चोट पर गया। तब वो अपने आप से बोली, कहीं कार्तिक को इस चोट के कारण तो मुझ पर शक नहीं हुआ? अब जो भी हो, किसी भी तरह मुझे इन्हें खुद पर यकीन दिलाना होगा। और इस तरह वो सीधा बाजार के पीछे से हवेली की ओर ना जाकर काल भैरव मंदिर की ओर चली गई और इस तरह कार्तिक और लतिका इशिता से धोखा खा गए। इशिता इस पूरी घटना को सोचते हुए उस खंडर हो चुकी हवेली के भीतर जा बैठी। अंदर अजयराज अपने एक आसन पर बैठा खुद पर लगी चोटों पर मरहम लगा रहा था और इशिता ठीक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि कोई तो आया है। वो बिना मुड़े ही मुस्कुराते हुए बोला, अरे देखो कौन आया है, हमारी जीत की असली हकदार इशिता आई है। वो लड़की जिसे मैंने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए अगवा किया था। मुझे लगा नहीं था कि वो खुद इतनी शातिर होगी। तब इशिता उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूं? हवेली खुली है, कोई भी हो सकता था। तब अजयराज दवाई को साइड में रखते हुए उठ खड़ा हुआ और इशिता की ओर चलते हुए बोला, सवाल अच्छा है, जिसका जवाब है तुमसे आती हुई ये इत्र की खुशबू। ये सुनकर इशिता अपने चेहरे पर अजीब सा भाव लाकर बोली, वाकई तुम बहुत अजीब हो। खैर, मैं फिलहाल इन सब बातों के लिए नहीं आई हूं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। तब अजयराज अजीब से अंदाज में मुंह बनाकर बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है ना साफ साफ कहो। तब इशिता बोली, ओके ग्रेट, तो ये बताओ कि तुम्हारा काम होकर 2 रातें बीत गई, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है? तुमने और तुम्हारी उस भूतनी ने, जिसकी आवाज में हम सब ने बड़ी बड़ी चेतावनी सुनी थी, अब तक कुछ किया क्यों नहीं? वो लतिका को अब तक तुमने टच भी नहीं किया। सच कहो अजयराज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे धोखा देने की कोशिश में तो नहीं हो? ये सुनकर अजयराज थोड़ा चिढ़ते हुए चिंता भरी आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है इशिता?
हम सब अपने अपने मकसद के लिए एक दूसरे से मिले हैं, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? तब इशिता बोली, तो फिर 2 रातों से तुम यहाँ आराम की नींद क्यों ले रहे हो? एक बात जान लो, तुम लोग क्या करना चाहते हो या तुम्हारा मकसद क्या है, मुझे ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट है, ना उन बातों से कोई लेना देना। मुझे तो बस अपने रास्ते से उस लतिका को हटाना है और कार्तिक को अपने साथ ले जाना है। तब ये सुनकर अजयराज हंसते हुए बोला, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ये सुनते इशिता को गुस्सा आ गया और वो अजयराज पर भड़कते हुए बोले, अपनी हद में रहो अजयराज, और सिर्फ ये बताओ कि आखिर मेरा मतलब कब पूरा होगा। तुमने वादा किया था कि जैसे खूनी वधू आजाद होती है वैसे ही चेतन जी के घर पर हमला होगा और उसके बाद तुम उस लतिका को ले जाओगे, पर अब तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ? तब अजयराज बोला, अभी खूनी वधू तैयार नहीं है। उसके पास उसकी शक्तियों को पूरा होने के लिए उसे एक शरीर की भी जरूरत है, लेकिन याद रहे, जब उसे शरीर मिलेगा तब वो हमला करेगी, तब तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इतना सुनकर इशिता तेजी से अजयराज के करीब आकर बोली, वो सब मुझे नहीं पता। लतिका और कार्तिक को मुझ पर शक हो गया है। आज उन्होंने यहाँ आते समय मेरा पीछा भी किया है। इससे पहले कि नकली खूनी वधू के भेष में मैं थी, उन्हें ये पता चले, तुम जल्दी हमला कर दो। यही हम सब के लिए अच्छा होगा, वरना मैं अगर पकड़ी गई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी अजयराज। ये सुनते ही अजयराज आग बबूला हो गया और तेजी से इशिता को पकड़कर खींचते हुए बोला, आइंदा से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। पहले मेरी बात सुन लो। खूनी वधू ने मुझसे मदद मांगी है और मैंने तुमसे। जब सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर है तो कोई किसी को धोखा कैसे दे सकता है? एक बार खूनी वधू को शरीर मिल जाने दो। लेकिन इसी बीच इशिता ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोली, पर अगर उसने हम दोनों को धोखा दे दिया तो फिर क्या? तब अजयराज गुस्से से बोला, तब तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे अपनी विद्या पर इतना भरोसा है कि मैं उसे खींचकर यहाँ ले आऊंगा और अपने वश में करके अपना काम पूरा करवाऊंगा। यह अजयराज विभूति नाथ का शिष्य है। अगर मैं उसे आजाद कर सकता हूँ तो उसे कैद भी कर सकता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वहाँ बगल में पड़ी अग्निवेदी में आग जल उठी और तेजी से सनसनाती हुई एक हवा सीधा अजयराज से आ टकराई, जिसके चलते अजयराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही इशिता भी घबरा गई। तब एक आवाज सुनाई पड़ी, विभूतिनाथ। ये नाम कहीं सुना सा लगता है। यह आवाज अभी तक आत्मा के रूप में वहां मौजूद खूनी वधू की ही थी। दूसरी तरफ कार्तिक और लतिका भी हैरानी के साथ घर लौट आए। जैसे वो घर में दाखिल हुए ही थे कि तभी अचानक ही अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शालिनी उन दोनों को देखते हुए बोली, क्यों लव बर्ड्स, आज कहाँ निकले थे दोनों सैर पर? ये सुनकर लतिका ने बेमन से जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं यार, यहाँ एक फेमस मंदिर है, वहां तक गए थे। तब शालिनी ने तुरंत ही पूछा, काल भैरव मंदिर, जिसके सामने उस रात सारा कांड हुआ था? ये सुन लतिका आंगन में रखी एक चारपाई पर बैठते हुए बोली, हाँ वही। ये सुनकर शालिनी उन दोनों के पास आ गई। तभी कार्तिक बोला, यार मेरे तो सिर में दर्द हो गया, मैं कमरे में जा रहा हूँ। तब लतिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप चलिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। उन दोनों को इस तरह परेशान देखकर शालिनी से रहा न गया। वो तुरंत ही बोली, क्या बात है लतिका, तुम दोनों परेशान नजर आ रहे हो, और मंदिर जाकर तो मन शांत होना चाहिए। तुम बेचैनी के साथ लौटे हो, बताओ आखिर बात क्या है? तब लतिका ने इशिता के बारे में बताते हुए कहा, असल में हम मंदिर उस इशिता के पीछे गए थे। कार्तिक को लग रहा था कि इशिता हमसे कुछ छुपा रही है। वो मंदिर का कहकर कहीं और जाती है, तो हमें लगा हमें उसके पीछे जाकर देखना चाहिए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी बात लतिका ने शालिनी को बता दी। तब शालिनी बोली, तुमने सही कहा, शक तो मुझे भी है, पर तू टेंशन न ले। अब तुम लोगों के साथ साथ मैं भी उस पर अपनी नजर बनाकर रखूंगी। अगर वाकई में उसके ख्याल में कोई मैल है तो वो सबके सामने आ जाएगा। इतना कहते हुए शालिनी उसे उठाते हुए बोली, चल अब जा, अपने पति का ध्यान रख। ये सुनते ही लतिका मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ नगर वधू की पुरानी हवेली में जैसे वो आवाज सुनाई पड़ी,
तब अजयराज तुरंत ही समझ गया कि यह आवाज खूनी वधू की है। वो अपने आप को उठाते हुए बोला, ये क्या हरकत है खूनी वधू? हमने तुम्हारी मदद की और तुम हमें ही नुकसान पहुंचा रही हो। तभी अचानक वो तेज हवा एक जगह इकट्ठा होकर सीधा उस अग्निवेदी में समा गई और जलती आग में उसका चेहरा उभर आया। अब वो बोली, तो तू मुझे काबू करना चाहता है? हाँ? तब ये सुनकर अजयराज कड़क आवाज में बोला, मैं कर सकता हूं, यदि और केवल यदि तुमने हमें धोखा दिया तो। तब खूनी वधू हंसते हुए बोली, कैसे करेगा? हाँ? जैसे तेरे गुरु के दूसरे शिष्य अजरनाथ ने मुझे बंदी बनाया था। ये सुनते ही वो चौंक गया और हैरानी से बोला, ओह, तो तुम उस अजरनाथ को भी जानती हो? लेकिन मैंने उस अजरनाथ से भी ज्यादा सिद्धि पाई है। मुझे ललकारने की कोशिश मत करो मोनिका, मेरा मतलब है खूनी वधू। वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि डरते हुए इशिता आगे आ गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, एक मिनट, ये क्या गुरु और जन्म की बात तुम दोनों लोग करने में लगे हो? मुद्दे की बात पर आओ अजयराज। स्वप्न लेखा उसकी इस बात को सुनकर हल्का सा हंसते हुए बोली, अजयराज, ये नई मेहमान कौन है और क्या चाहिए इसे? तब अजयराज कुछ कहता उससे पहले इशिता खुद बोली, मेरी ही बदौलत आज तुम यहाँ बात कर पा रही हो, वरना अब भी तुम्हारा एक हिस्सा उस कलश में बंद होता और तुम केवल एक धुएं से ज्यादा कुछ नहीं होती। मुझे चाहिए कि तुम जल्द से जल्द उस चेतन पर हमला करो ताकि मैं उसकी बेटी को रास्ते से हटाकर कार्तिक को पा सकूं। ये सुनकर खूनी वधू तुरंत बोली, तेज जुबान, तुम्हारा तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर अफसोस मेरे पास कोई शरीर नहीं है। या तुम मुझे किसी गणिका के शरीर तक पहुंचा दो या किसी ऐसी स्त्री को ले आओ जो खुद मुझे आमंत्रित कर सके ताकि मैं उसके शरीर को ग्रहण कर लूं। तुम बताओ, क्या तुम ढूंढ सकती हो मेरे लिए नया शरीर? गणिका के शरीर में दाखिल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो शरीर मेरा होगा। वही आमंत्रित शरीर मैं अपनी मर्जी से छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर अजयराज और इशिता दोनों सोच में पड़ गए। क्या खूनी वधू को शरीर मिल पाएगा या उससे पहले ही चेतन खूनी वधू को वश में कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। खूनी वधू और इशिता के बीच में बहस जारी थी। क्रोधित खूनी वधू ने जब इशिता को अपने पास शरीर ना होने और उसे शरीर किस तरह मिल सकता है इस बारे में बताया, तब इशिता कुछ बातें ही समझ पाई और खूनी वधू की बात खत्म होते ही इशिता बोली, एक मिनट, मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन तुम मुझे साफ साफ शब्दों में समझाओ कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। मैं किसी गणिका को नहीं जानती और भला इस गांव में कहाँ मिलेगा कोई ऐसा शरीर? इस बात को सुन खूनी वधू की आत्मा अग्निवेदी से बाहर आ गई और इशिता के चारों तरफ घूमकर दोबारा अग्नि में उतरकर बोली, शायद तुमने मेरे दूसरे उपाय का मतलब नहीं समझा। अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं तुम्हारा शरीर भी पा सकती हूँ। जैसे ही हम दोनों के मकसद पूरे हो जाएंगे, मैं तुम्हारी देह को त्याग दूंगी। तो कहो, क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो? क्या तुम बनोगी खूनी वधू का नया शरीर? खूनी वधू की इस बात को सुनकर पास ही खड़ा अजयराज भी बड़ा ही हैरान था। वो इशिता को कुछ कहने के लिए इशिता की ओर आ ही रहा था कि तभी वो यज्ञ वेदी की ओर मुड़कर बोली, हाँ, मैं अपनाऊंगी तुम्हारे शरीर को, पर तुम्हें भी वादा याद रखना पड़ेगा। उस चेतन और उसके करीबियों के मरते ही तुम मेरे शरीर को छोड़ दोगी, क्योंकि मैं इस सब के बाद कार्तिक को यहाँ से ले जाऊंगी। कहते हुए इशिता की आवाज में दुष्टता की झलक महसूस हो रही थी। इधर इशिता से मंजूरी पाते ही अग्निवेदी से मौजूद खूनी वधू के कारण उसकी लपटें तेज हो गई और भभकती लपटों के बीच खूनी वधू तेज आवाज में चिल्लाई, तैयार हो जा चेतन, खूनी वधू फिर आ रही है अपने असली रूप में। इन शब्दों के बाद
वहां तेज हंसी गूंजने लगी और तुरंत ही एक धमाका हुआ और एक रोशनी के साथ खूनी वधू की आत्मा ने इशिता के शरीर पर अपना अधिकार कर लिया। अजयराज वहां खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा था। जैसे ही वो धुआं छटा तो उसने देखा इशिता गर्दन नीचे झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी। एकाएक अजयराज उसकी ओर आते हुए बोला, इशिता क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर तभी अचानक जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें किसी बल्ब के समान जलती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक वो अपने आप को देखकर मुस्कुराते हुए हवा में ऊपर की ओर उठते हुए इशिता और खूनी वधू की मिली हुई आवाज में बोली, अजयराज इशिता नहीं, खूनी वधू इशिता कहो। कहते हुए उसने जैसे ही हवा में अपने दोनों हाथ फैलाए तो उसके शरीर पर इशिता के पहने हुए कपड़े खूनी वधू के पुराने से पहनावे में बदल गए। अजयराज भी ये सीन देखकर हैरान रह गया। जहां एक तरफ खूनी वधू ने अपने नए शरीर को अपनाकर चेतन समेत बाकी लोगों से अपने बदले को पूरा करने की ओर अपना ठोस कदम रख दिया था, वहीं इस बात से बिल्कुल अनजान चेतन और वीर सिंह खूनी वधू नाम की इस समस्या का समाधान पाने अपने भरोसेमंद करीबियों के पास पहुंच गए। जैसे ही चेतन और वीर सिंह की गाड़ी रुकी तब वीर सिंह गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, क्या लगता है चेतन, वैद काका के पास फूलपुर से सुमेरपुर बिना बताए आना उन्हें अच्छा लगेगा? तब चेतन भी उसके करीब आकर बोला, वो मार्तंड काका है वीर सिंह, भूलो मत, उन्होंने जान पर खेलकर हमारी मदद की थी और मुझे पूरा विश्वास है कि भले समय बदल जाए लेकिन काका का व्यवहार हमारे प्रति कभी नहीं बदल सकता। कहते हुए चेतन थोड़ी दूरी पर बने उनके आलीशान आश्रम को देख रहा था। तब वीर सिंह बोला, तो चलो चले। ये सुनकर चेतन और वीर सिंह दोनों आश्रम की ओर निकल गए। जैसे वो आश्रम में पहुंचे तो किसी ने उन्हें बताया कि वैद्य जी उनके कक्ष में बैठे किसी से बात कर रहे थे। दोनों उनके कक्ष के बाहर पहुंचे और उस दूसरे आदमी के निकलने का इंतजार करने लगे। तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ तुम दोनों। ये सुनकर चेतन और वीर सिंह एक पल को हैरान हो गए, पर फिर वो अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा पारस जी भी वहां मौजूद थे। उन्हें वहां पाकर चेतन आश्चर्य से बोला, पारस जी आप यहाँ? तब मार्तंड जी अपनी जगह पर बैठे बैठे ही बोले, हाँ बच्चों, मैंने ही इन्हें यहाँ बुला लिया था। जिस तरह की परेशानी तुमने फोन पर मुझे बताई उसके बाद हर उस आदमी का यहाँ होना जरूरी था जिसने पहले भी खूनी वधू को रोका हो। ये सुनकर चेतन और वीर सिंह के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान तैर गई और फिर उन लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई। सारे घटनाक्रम बताकर चेतन खिड़की के पास खड़ा वहां से बाहर देख रहा था। तब पारस जी बोले, चेतन अगर खूनी वधू को शरीर मिल गया तो ये लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही चेतन उनकी ओर देखकर बोला, पारस जी जब आप शहर आए थे मैंने तब भी आपसे कहा था कि मैं अब कोई और लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। कुछ भी हो, किसी भी तरह इस कहानी का खात्मा हो जाए और खूनी वधू की बरसों से अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाए। फिर जो उसने किया मैं वो सब भूलने को तैयार हूँ और इसके साथ साथ उस अजयराज को भी ठिकाने लगाना जरूरी है। ये सुनते ही वीर सिंह उठ खड़ा हुआ और बोला, जितनी समझ मुझे उस अजयराज की है चेतन, हमने कोई गलती नहीं की। वो विभूति नाथ का शिष्य है और यदि ऐसा है तो इसका सीधा सा मतलब है उसे पुनर्जन्म के बाद सब याद आया है। यदि किसी तरह हमने उसके पिछले जन्म की यादों को भुला दिया तो वो दोबारा आम आदमी हो जाएगा। जैसे ही वीर सिंह ने विचार रखा तो पारस जी और वैद्य जी दोनों मुस्कुराने लगे। एकाएक पारस जी बोले, अच्छा विचार है ये, इसके लिए हम तंत्रों को प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन खूनी वधू उसका तो कोई उपाय फिलहाल मुझे भी नहीं सूझ रहा। ज्यादा से ज्यादा हम उसे सिर्फ कैद ही कर पाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा इतना बड़ा प्रयोजन विफल हो गया और वो लॉकेट वाली कैद वो भी वो तोड़ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे पकड़कर रखना कोई सही उपाय है। पारस जी की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा पसर गया। किसी के पास कोई तरीका नहीं था। तब मार्तंड जी बोले, बेटे जो हमेशा तुम्हारी मदद करता आया है, क्या तुमने उससे इस बारे में बात की? ये सुनते ही चेतन तुरंत समझ गया। वो बोला, कालदूत नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। ये सुनकर सभी ने भौएं ऊंची कर ली, जैसे वो सब एक साथ कह रहे हो कि चेतन को उससे भी बात करना चाहिए। दूसरी तरफ फूलपुर में कार्तिक और लतिका दोनों घर लौट आए।
तब लतिका अपने पलंग पर बैठते हुए बोली, या तो वो इशिता बहुत ही चालाक है या हम उसके आगे कुछ ज्यादा ही मूर्ख बन गए। उसने हमें चकमा दे दिया कार्तिक। ये सुनकर कार्तिक भी तुरंत बोल पड़ा, सही कहा, अब ना मेरा शक और भी ज्यादा पक्का हो गया है। तुमने नोटिस किया या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन घर से निकलते समय उसके हाथ में जो पूजा की थाली थी वो मंदिर में जाकर बदल कैसे गई। चलो चलकर उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिल जाए। ये सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक आ गए, लेकिन जैसे ही लतिका ने दरवाजा खोला तो वो अचानक से डर गई, क्योंकि शालिनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ लतिका, तुम तो ऐसे डर गई जैसे भूत देख लिया हो। तब लतिका खुद को सामान्य करते हुए उस पर चिल्लाई, तो इस तरह दरवाजे के बाहर कौन खड़े रहता है, खामखा डरा दिया। तब शालिनी बोली, अच्छा सॉरी, मैं तो ये पूछने आई थी कि ना तो काका और ना ही पापा जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी कोई बात हुई क्या। ये सुनकर अचानक कार्तिक और लतिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें बन गई। तभी लतिका बोली, नहीं तो हम लोग तो बाहर गए थे, क्यों, क्या हुआ। तब शालिनी बोली, नहीं बस ऐसे ही, खाने का समय हो गया है, मैं उन्हें बुलाने गई थी पर वो लोग वहां नहीं थे। तब गौतम घर के अंदर आते हुए बोला, वो लोग सुमेरपुर गए हैं, जो कुछ चल रहा है उसका उपाय निकालने। तभी लतिका धीरे से कार्तिक से बोली, मुझे लगता है कार्तिक, पापा के लौटते ही हमें इस इशिता के बारे में भी उनसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर कार्तिक बोला, शायद तुम सही कह रही हो लतिका। वो दोनों आपस में लगे हुए थे कि तभी शालिनी बोली, अब आप लोग किन बातों में लगे हैं, चलिए खाना खाते हैं। कार्तिक और लतिका दोनों खाना खाते हुए भी उस इशिता के बारे में ही सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चेतन ने मार्तंड जी की बात मानकर कालदूत से बात करने का मन बनाया। वो अकेला आश्रम से बाहर आ गया और आश्रम के बिल्कुल करीब लगे बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। जैसे उसने अपने मन में कालदूत का नाम पुकारा, कालदूत उसके सामने प्रकट हो गया और बोला, लगता है तुम किसी बड़ी दुविधा में हो बंधु। ये सुनते ही चेतन बोला, सही कहा, आज वर्षों के बाद मैंने तुम्हें यहाँ वास्तव में मदद मांगने के लिए ही बुलाया है, क्योंकि समस्या वाकई बड़ी है। ये सुनकर कालदूत मुस्कुराकर बोला, तो अब तुम लड़ना नहीं चाहते। मुझे पता था जब समय का चलन बदलेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसके जवाब में चेतन गंभीर होकर बोला, और तुम्हें भी पता था कि समस्या क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। खैर, अब जब तुम जानते ही हो कि समस्या क्या है तो बताओ मुझे कि मैं कैसे उसे मुक्त करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके मुक्त होते ही ये समय रेखा भी स्थिर हो जाएगी। तब कालदूत बोला, मैं एक आखिरी मदद करने को तैयार हूं बंधु, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा खुलकर बतानी होगी। जवाब में चेतन बोला, इच्छा यही है, अब खूनी वधू को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो किसी भी कैद में रह नहीं सकती। उसने कई लोगों को मारा, उसके कारण मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं उसे माफ करने को तैयार हूँ और मेरा विश्वास है कि और लोग भी उसे माफ कर देंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बदला जरूर लेगी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसकी मुक्ति ही मेरा चुनाव है। ये सुनकर कालदूत जोर से हंसा और बोला, बंधु, वाकई तुम एक नायक हो। खैर, तुमने ठीक कहा, मैंने समय को परखा है। यदि तुम अपनी योजना पूरी कर पाए तो समय की रेखा स्थिर हो जाएगी और विनाश टल चुका होगा। अब रहा सवाल मेरी ओर से मदद का, तो मदद तो पहले से ही तुम्हारे पास है। ये सुनकर चेतन आश्चर्य से बोला, मतलब मदद मेरे पास है, इसका क्या मतलब हुआ। तब कालदूत उसकी बात के जवाब में बोला, वो मृत्युंजय किताब, वो किताब तुम्हारी मदद करेगी। और अपनी बेटी को मत भूलो, उसका जन्म भी साधारण कारणों से नहीं हुआ है। उसी के कारण तुमने चित्रलेखा किताब को मृत्युंजय होते हुए देखा है और फिर कार्तिक तुम्हें मिला। मुझे यकीन है कि तुम मेरा इशारा समझ गए होंगे कि यहाँ सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जाओ, जाकर उस किताब से मदद लो। कालदूत की बात सुनकर चेतन थोड़ा हैरान हो गया और फिर कालदूत से बोला, ठीक है, क्या करना है मुझे बताओ कालदूत। तब कालदूत ने उसे तरीका बता दिया। आखिर वो क्या तरीका है जिससे चेतन किताब के जरिए खूनी वधू की मुक्ति का उपाय निकाल पाएगा। दूसरी तरफ इशिता खूनी वधू के रूप में पहले किससे बदला लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए
खूनी वधू का नया अध्याय सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। कालदूत और चेतन के बीच की बातचीत के बाद चेतन को यह पता चल चुका था कि आखिर किस तरह से वो किताब की मदद लेकर खूनी वधू को हरा सकता है। जैसे उन दोनों की बात खत्म हुई, कालदूत वहां से निकल गया और उसके जाते ही चेतन धीरे से बोला, थैंक यू दोस्त, बस अब तुम्हारा ये तरीका काम कर गया और मेरे पास मेरे हथियार तैयार हो गए, तो खूनी वधू की मुक्ति संभव है। कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़कर बोला, हे काल भैरव, बस अब सब ठीक तरह से हो जाए। कहते हुए चेतन सीधा आश्रम में आ गया, जहां वीर सिंह, मार्तंड जी और पारस उसका ही इंतजार कर रहे थे। चेतन के आते ही वीर सिंह ने उत्साह के साथ पूछा, क्या बात हुई चेतन, क्या बोला कालदूत? इस बात के जवाब में चेतन ने उसके और कालदूत के बीच हुई बातें, जैसे उस किताब से मदद लेने वाली बात, उन सबको बता दी। सारी बातें सुनने के बाद मार्तंड जी बोले, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो चेतन? जब कालदूत ने कुछ कहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। जाकर बच्चों को इस किताब से रूबरू करवा दो, क्योंकि इस काम में हम जितनी देरी करेंगे, खूनी वधू को भी तैयार होने के लिए उतना ही वक्त देते रहेंगे। इसलिए अभी के अभी तुम लोगों को घर के लिए जाना चाहिए। जैसे ही मार्तंड जी चुप हुए तो पारस जी बोले, और चेतन, जो भी हो, तुम बिल्कुल भी भयभीत ना होना। हम लोग मिलकर पहले भी उसका सामना कर ही चुके हैं, तो अब भी कर सकते हैं। बस तुम पहले इस किताब की गुत्थी सुलझा लो। याद रखना, हम रक्षक कुल से हैं और ये हमारा काम है। इसके बाद चेतन और वीर सिंह ने वहां से विदाई ली और सीधा फूलपुर के लिए निकल गए। पर फूलपुर लौटते समय उन्हें थोड़ा समय लग गया। दूसरी तरफ घर में मौजूद लतिका और कार्तिक दोपहर के समय में खाने के बाद इशिता के कमरे में जाकर पता लगाने की भी कोशिश कर चुके थे और उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया था। परेशान बैठी लतिका अपने कमरे के दरवाजे से सीधा गेट की ओर बार बार देखते हुए कार्तिक से बोली, क्या हुआ कार्तिक, पापा और मामा जी अब तक लौटे क्यों नहीं? काफी देर हो गई है। और ये इशिता, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। अब तो मुझे लगता है पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। ये सुनकर कार्तिक उठा और बोला, सही कहा तुमने लतिका, एक काम करते हैं, तुम इस इशिता को फोन करके उसकी लोकेशन का पता करो, मैं पापा को कॉल करता हूँ। कहते हुए कार्तिक ने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उधर लतिका ने भी इशिता को फोन मिला दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा कार्तिक चेतन को कॉल कर ही रहा था कि तभी अचानक चेतन और वीर सिंह की गाड़ी घर के बाहर आकर रुक गई। उन्हें देखते ही कार्तिक घर के अंदर चला आया और आते ही लतिका से बोला, लतिका, पापा जी वापस आ चुके हैं, थोड़ी देर के बाद हम उनसे बात करेंगे। तुम बताओ, तुम्हारी बात हुई? तब लतिका थोड़ा सोचकर बोली, इशिता से बात हो गई है और उसने कहा है कि आज बाजार में उसे उसकी कोई पुरानी दोस्त मिल गई थी और वो पास ही किसी गांव में अपनी उस दोस्त के साथ है, देर रात तक लौट आएगी। कहते हुए लतिका दोबारा सोचने लगी। तब कार्तिक बोला, छोड़ो उसे, हमें अभी पापा जी से बात करने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर भी लतिका ने जब कुछ न कहा तो कार्तिक बोला, अब तुम किस बारे में सोचने लगी? तब लतिका अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं यही सोच रही हूँ कि ये कितनी अजीब बात है ना कि फूलपुर में इशिता को अपनी कोई दोस्त मिल जाती है, वो भी अचानक। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे उन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तो पाया वहां चेतन खड़ा था। वो दोनों को देखकर बोला, बच्चों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसी समय, अगर तुम दोनों को कोई ऐतराज ना हो। चेतन के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि लतिका और कार्तिक ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कार्तिक बोला, जी पापा, इनफैक्ट हम दोनों भी आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर चेतन ने कहा, लेकिन यहाँ नहीं, उसके लिए तुम लोगों को मेरे कमरे में आना होगा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। चेतन की इन बातों ने लतिका और कार्तिक दोनों को हैरान कर दिया, पर वो दोनों बिना कुछ बोले ही चेतन के पीछे उसके कमरे में पहुंच गए। तब चेतन बोला, बच्चों, मैं तुम्हें अब जो दिखाने वाला हूं, वादा करो ये बातें हमारे ही बीच होंगी। ये सुनकर उन दोनों ने पहले एक दूसरे की ओर देखा, फिर चेतन की ओर देखकर तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तब चेतन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर उस रहस्यमय किताब की ओर उन्हें ले जाते हुए बोला, तो फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है।
कहते हुए चेतन ने उस कपड़े की अलमारी में से उस किताब को निकाला। किताब के बाहर आते ही एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ी, जिसे देख कार्तिक समेत लतिका भी थोड़ी हैरान थी। जहां एक तरफ चेतन किताब के बारे में पहली बार कार्तिक को बताने वाला था, वहीं दूसरी तरफ खूनी वधू के रूप में इशिता चेतन और वीर सिंह के घर के बाहर खड़ी हुई थी। इशिता के भीतर समाहित खूनी वधू इशिता से बोली, इशिता, इशिता जरा ध्यान से, घर में जाने से पहले ये देख लेना कि कहीं इस घर के इर्द गिर्द कोई कवच ना हो। तब इशिता भी आंखें चढ़ाकर बदले हुए अंदाज में बोली, तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई कवच नहीं है, हम दोनों आसानी से अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर खूनी वधू इशिता के भीतर से बोली, तो फिर देर किस बात की, चले? कहते हुए उसने अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए। जैसे उसने चेतन के घर की देहरी पर कदम रखा, तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली चमक उठी। जैसे इशिता अंदर पहुंची, तब तक पूरे घर में सन्नाटा पसर चुका था। खूनी वधू के रूप में इशिता घर में चारों ओर देख रही थी। जैसे ही वो लोग चेतन के कमरे के सामने पहुंचे, तब अचानक खूनी वधू इशिता से बोली, रुको, यहाँ कुछ लोग हैं, अंदर चलो। ये सुनते इशिता ने अपने आप को रोकते हुए धीरे से कहा, खूनी वधू अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। पर खूनी वधू नहीं मानी। वो इशिता को खींचते हुए चेतन के कमरे की ओर ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही खूनी वधू के रूप में इशिता ने चेतन के कमरे के दरवाजे को छुआ, अचानक उसे झटका लगा और वो पीछे हट गई। इस झटके का असर इशिता और खूनी वधू दोनों की चेतनाओं पर हुआ था। तब इशिता बड़बड़ाते हुए बोली, क्या था ये, हमें ये झटका क्यों लगा? तब इशिता की बात का जवाब देने के लिए खूनी वधू की चेतना बोली, ये किसी तरह का कवच है, तुमने तो कहा था यहाँ कोई कवच नहीं है। तब इशिता बोली, भला मुझे कैसे पता होता, इसलिए कहा था हमें रुकना चाहिए। इतना कहते हुए इशिता वहां से अपने कमरे की ओर मुड़ गई। तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, इशिता। ये पुकार जैसे उसके कानों में पड़ी तो खूनी वधू की चेतना शांत हो गई और इशिता अपने रूप में पीछे मुड़कर देखने लगी। यह आवाज शालिनी की थी। असल में शालिनी का कमरा चेतन के कमरे के करीब था। गौतम सो चुका था, पर वो जाग रही थी। शालिनी ने जब इशिता की आवाज सुनी तो वो उसे देखने कमरे से बाहर आ गई। शालिनी हल्के अंधेरे में अपने सामने खड़ी इशिता की ओर चलते हुए बोली, तुम इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो और किससे बात कर रही थी तुम? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह शालिनी, तुम हो क्या? मुझे तो डरा ही दिया। मैं जस्ट अभी बाहर से लौटी हूँ। अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी अंधेरे के कारण थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मेरा कमरा किधर है, इसलिए खुद से बात कर रही थी, लेकिन मुझे याद आ गया। चलो सो जाओ तुम भी। गुड नाइट शालिनी। कहते हुए इशिता ने उसे किसी तरह टाल दिया और अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ उसे इस तरह से बर्ताव करता देख शालिनी भी थोड़ा कंफ्यूज हुई और फिर वो भी वहां से चली गई। अपने कमरे में आते ही इशिता खूनी वधू से बोली, तुम्हारे कारण हम अभी के अभी पकड़ा सकते थे, इसलिए अब हम सही मौके की तलाश करेंगे। इशिता के शब्द खूनी वधू के लिए थे। दूसरी तरफ कमरे में मौजूद चेतन ने कार्तिक और लतिका के सामने उस किताब को जैसे ही खोला तो अचानक बिजली की तरह से एक रोशनी सीधा दरवाजे से जा टकराई। ये वही मौका था जब इशिता के रूप वाली खूनी वधू ने दरवाजे को छुआ था। इसका सीधा सा अर्थ था, खूनी वधू को किसी कवच ने नहीं बल्कि उस किताब की शक्ति ने रोक रखा था। उस रोशनी को देखते ही कार्तिक और लतिका हैरान होकर एक साथ बोले, ये क्या था? तब चेतन ने भी हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग कुछ पूछो, उससे पहले तुम इस किताब के बारे में जान लो। कहते हुए चेतन ने कार्तिक की ओर देखा और फिर बोला, कार्तिक, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, इस किताब के जरिए ही तुम हमें मिले हो, तभी इसका नाम है मृत्युंजय। ये सुनकर वो हैरान हो गया। तब चेतन दोबारा बोला, तुम हैरान हो ये मैं जानता हूं, चलो मैं तुम्हें किताब के बारे में बताता हूं। दरअसल ये किताब, कहते हुए चेतन ने किताब के चित्रलेखा होने से लेकर उस किताब के मृत्युंजय बनने तक की सारी कहानी उन दोनों को सुना दी। हालांकि लतिका कुछ बातें जानती थी पर सारी नहीं। तब कार्तिक हैरानी से बोला, तो इसका मतलब आप इस किताब के जरिए जानते थे कि मैं आपको मिलूंगा? ओह, तो वो नौकरी, लतिका से शादी, सब कुछ पहले से तय था। ये सुनते ही चेतन नजरें झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटे, लेकिन ये सच है। तब कार्तिक बोला, लेकिन जब आपने मुझे अपने लोगों, अपने समूह और मेरी शक्तियों के बारे में बताया, तब इस किताब का जिक्र क्यों नहीं किया पापा? सवाल के जवाब में चेतन कार्तिक के पास आकर बोला, शायद वो सही समय नहीं था, लेकिन अब सही समय है।
मुझे पता चला है कि ये किताब तुम कौन हो ये तुम्हें बताने वाली है, और तुम्हारा वो सच तुम्हें एक मकसद से जोड़ रहा था। जानते हो क्या है वो मकसद? कार्तिक ने तुरंत पूछा। क्या है मकसद? तब चेतन मुस्कुराकर बोला, इस दुनिया से खूनी वधू की मुक्ति, और इसमें तुम्हारा साथ देगी तुम्हारी पत्नी लतिका। ये सुनते ही लतिका हैरान होकर बोली, मैं कैसे पापा? मुझे तो कुछ नहीं आता। उसकी बात का जवाब देते हुए चेतन ने कहा, लतिका, इसका जवाब तुम्हें भी किताब से ही मिलेगा। इतना कहते हुए चेतन कालदूत की बताई हुई क्रियाविधि को सोचते हुए बोला, दोनों आगे आकर एक साथ इस किताब पर अपना हाथ रख दो। ये सुनते ही लतिका और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे आ गए, और उन दोनों ने चेतन की ओर देखकर किताब पर हाथ रख दिया। तभी अचानक किताब तेजी से फड़फड़ाकर बीचों बीच से खुल गई, जिसके दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ था। एक तरफ लतिका के बारे में लिखा था और दूसरी ओर कार्तिक के बारे में। ये देखकर चेतन ने पहले लतिका के बारे में पढ़ा और फिर कार्तिक के बारे में। जैसे उसने वो दोनों पेज पढ़ लिए तो वो हैरानी से उन दोनों को देखकर बोला, बच्चों, तुम दोनों का जन्म साधारण नहीं है। बेटा लतिका, किताब कहती है तुम में अपनी माँ के गुण हैं। जिस तरह मुझे मेरी शक्ति तुम्हारी माँ माही के कारण मिली थी, उसी तरह तुम ही अपने पति के गुणों को पूर्ण करोगी। ये सुनकर लतिका हैरान रह गई। तब चेतन कार्तिक की ओर देखकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम कोई और नहीं बल्कि एक देवात्मा के पुनर्जन्म हो कार्तिक। ये सुनते ही वो भी हैरान रह गया और बोला, पुनर्जन्म? आखिर क्या है कार्तिक के जन्म का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू का नया अध्याय, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मृत्युंजय किताब के जरिए कार्तिक और लतिका के सामने आए एक नए रहस्य ने उन दोनों को चौंका दिया था। जैसे ही चेतन ने कार्तिक से पुनर्जन्म वाली बात कही तो कार्तिक उसकी इस बात को सुनकर चौंक गया और हैरानी से बोला, क्या कहा? पुनर्जन्म? मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो बस एक परिकल्पना है, कोई किसी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये सुनकर चेतन मुस्कुराते हुए बोला, कार्तिक, जब हम मिले थे उसके बाद हमारे बीच हुई बातचीत के दौरान जो कुछ मैंने बताया था, शायद तुम वो सब कुछ भूल चुके हो। कार्तिक की फूलपुर में आने की कहानी ही पुनर्जन्म से शुरू हुई है, और लतिका, ये भी एक राजकुमारी का पुनर्जन्म है। तो फिर तुम कैसे इन बातों को नकार सकते हो? ये सुनकर कार्तिक थोड़ी रूड आवाज में बोला, हो तो ऐसा है, बताइए किसका पुनर्जन्म हूं मैं? तब चेतन मुस्कुराकर बोला, इस पूरे समूह, या यूं कहूं कि पूरे रक्षक समूह के संस्थापक, हमारे परदादा अरुणोदय सिंह के भी गुरु के आखिरी पुनर्जन्म हो तुम। इसे पूरी तरह पुनर्जन्म कहना भी उचित तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, भले तुम्हें उनका जीवन याद न हो, पर उनकी शक्तियां तुम्हारे अंदर जीवित है। इस सच को जानकर कार्तिक को पहले कुछ पल तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। इधर कार्तिक अपने सच के ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी किताब के अगले पन्ने पर एक और संदेश अपने आप लिखा था। चेतन ने तुरंत उस किताब को अपनी तरफ घुमा लिया और उस संदेश को पढ़ने लगा। मन ही मन उस संदेश को पढ़कर जैसे कार्तिक ने उस किताब को बंद किया, तब लतिका बोली, क्या लिखा है उस पेज पर पापा? तब चेतन बोला, तरीका, कैसे उस खूनी वधू की मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। तभी कार्तिक बोल पड़ा, और वो तरीका क्या है पापा? तब चेतन ने कार्तिक की ओर आते हुए जवाब दिया, हमें आने वाले इस अनंत काल राक्षस नक्षत्र पर एक ऐसा यज्ञ करना होगा जिसमें तुम और लतिका हमारी मदद कर सको। तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए तुम कुछ देर के लिए किसी भी दिव्यात्मा को जीवित कर सकते हो। इस बात का जवाब सोचते हुए कार्तिक बोला, वो साउंड्स इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दत्ता जी के गुरु को जगा ले, वो तो इस कहानी का अंत कर ही देंगे। कार्तिक की इस बात का विरोध करते हुए चेतन बोला, नहीं कार्तिक, उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, अभी जाकर सो जाओ। तिथि के अनुसार इस यज्ञ का सही समय कल रात मध्य रात्रि में है, तब तक तुम लोग भी रेस्ट करो। सुबह होते ही मैं इस यज्ञ की तैयारियां करना शुरू कर दूंगा। इतना कहकर चेतन ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया। अगली सुबह चेतन, वीर सिंह, लतिका, गौतम और कार्तिक सुबह से गायब थे।
जैसे इशिता अपने कमरे से बाहर आई तभी उसके अंदर समाहित खूनी वधू इशिता से बोली, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है सब लोग? तब इशिता ने उसे जवाब दिया, मैं नहीं जानती, चलो पता करते हैं। कहते हुए वो शालिनी के कमरे के बाहर जा पहुंची। जैसे ही शालिनी ने इशिता को देखा तो वो बोली, ओ इशिता, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तब इशिता ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं शालिनी, मुझे कार्तिक से कुछ काम था लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया, तुमने देखा क्या उसे? तब अपने काम में लगी शालिनी बोली, वो और बाकी लोग बाहर गए हैं, आज घर में एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। जैसे इशिता ने यह बात सुनी तो तुरंत ही उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही पूछा, किस तरह का अनुष्ठान? तब शालिनी दरवाजे के करीब आकर बोली, तुम किस दुनिया में रहती हो इशिता? गांव में भूतनी खुली घूम रही है, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी काका जी और पापा जी पर है, तो अनुष्ठान भी उसी के कारण से हो रहा है ना? जैसे ये शब्द इशिता ने सुने तो उसके भीतर की खूनी वधू गुस्से से भर गई और इशिता से बोली, ओह, तो एक बार फिर मेरे अंत की तैयारियां शुरू हो गई। तो देर किस बात की? अब समय आ गया है उस चेतन और बाकी सभी को ठिकाने लगाने का। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। आईने के भीतर बनने वाला प्रतिबिंब खूनी वधू का था। उसने इशिता से कहा, इशिता, अब तुम पूर्ण रूप से अपना शरीर मुझे सौंप दो, लेकिन उससे पहले अजयराज को इस बारे में बताओ। यह सुनकर इशिता ने कहा, ठीक है, वादे के मुताबिक तुम जब चाहो मेरा शरीर ले सकती हो, लेकिन याद रहे कुछ भी करना पड़े पर कार्तिक को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे उसने ये कहा, खूनी वधू का प्रतिबिंब आईने से गायब हो गया और इशिता भी घर से बाहर निकलकर अजयराज से मिलने जा पहुंची। पूरा दिन तेजी से गुजर रहा था। एक तरफ इशिता अपने आप को खूनी वधू को सौंप चुकी थी, वहीं गांव के पंचायत भवन के बाहर होने वाले अनुष्ठान की तैयारियां हो चुकी थी। चेतन के परिवार के अलावा केवल गांव के सरपंच समेत सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे। सरपंच जी अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए चेतन के करीब आकर बोले, चेतन जी, जैसा कि आपने कहा था, पूरे गांव से ये बात कहलवा दी गई है कि कोई घर से बाहर न निकले, लेकिन आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये सुनकर चेतन सरपंच जी के कंधे पर धीरे से हाथ रखकर बोला, सरपंच जी, घबराइए नहीं, हम सब यहीं हैं, गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए चेतन ने अपने परिवार के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा देखिए इन्हें, ये सब जानते हैं कि उस भूतनी और उस अजयराज से कैसे निपटना है। यहाँ तक कि हमने अपनी बहू और दामाद को भी काफी कुछ सिखाया है, अब घबराइए नहीं। चेतन सरपंच जी को दिलासा दे रहा था कि तभी वीर सिंह उनके पास आकर बोला, चेतन, समय हो गया, 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है, हमें शुरू करना चाहिए। ये सुनते ही चेतन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, सरपंच जी, अब आप अंदर जाइए। इतना कहकर चेतन ने उन्हें पंचायत भवन में पहुंचा दिया और फिर गौतम और कार्तिक से बोला, बच्चों, क्या तुम तैयार हो? जवाब में उन दोनों ने भी हाँ कहा। तब चेतन दोबारा बोला, कार्तिक, गौतम, ध्यान से सुनो, जैसे ये क्रिया शुरू होगी खूनी वधू अपने आप यहाँ आएगी, हो सकता है वो अजयराज भी साथ हो। कार्तिक, तुम्हें उसे रोकते हुए लतिका का भी ध्यान रखना होगा और गौतम तुम्हें शालिनी का। यह सुनकर लतिका ने चेतन से कहा, आप लोग क्रिया शुरू कीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें मार्तंड जी और पारस जी दोनों थे। पारस जी मार्तंड जी को क्रियास्थल तक लाते हुए बोले, चेतन, हमें आने में कहीं देर तो नहीं हुई? ये सुनकर चेतन ने जवाब दिया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बस हम शुरू कर ही रहे थे। तब पारस जी बोले, तो चलो शुरू करते हैं। इतना कहते हुए वो लोग अग्निवेदी के सामने जा बैठे और क्रिया शुरू हो गई। चारों बड़े अग्निवेदी के इर्द गिर्द बैठकर मंत्रोच्चार करने लगे। वहीं गौतम, शालिनी और कार्तिक, लतिका अग्निवेदी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। देखते ही देखते उच्चारण की गति तेज होने लगी। तभी अचानक किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी, जो घनघोर अंधेरे में पंचायत भवन की ओर दौड़ा चला आ रहा था। जैसे ही कार्तिक और लतिका की नजर उन पर पड़ी तो लतिका आते हुए उन लोगों को देखकर बोली, अरे मामी जी, आपको तो घर पर रहने को कहा था, फिर आप यहाँ इतने अंधेरे में आप यहाँ कैसे पहुंची? ये सुनकर गोमती जी कोई जवाब देती, उससे पहले ही अंधेरे को चीर कर आती एक आवाज सुनाई पड़ी, ये मेरे साथ यहाँ आई है। यह आवाज सुनकर जैसे ही सबने उस अंधेरे की ओर देखा तो इशिता
उस अंधेरी जगह से बाहर आ रही थी। तब कार्तिक इशिता पर भड़कते हुए बोला, इशिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद। तुम खुद भी खतरे में पड़ोगी और हमारे लोगों को भी मुसीबत में डालोगी। इतना सुनना ही था कि इशिता अजीब सी आवाज में बोली, यही तो मैं चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो इशिता से खूनी वधू के रूप में आने लगी, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि खूनी वधू ने किसका शरीर लिया है। तभी एक आवाज और सुनाई पड़ी, जो कि किसी के हंसने की थी। यह आवाज थी अजय राज की। उसे देखते ही सभी लोग चौकन्ने हो गए। एकाएक लतिका जोर से चिल्लाई, मामी जी, दूर हटो वहां से। जैसे गोमती जी ने सुना, वो घबराते हुए उल्टे कदमों से पीछे हटने लगी। तभी अचानक खूनी वधू ने अपना हाथ उठाया तो आसपास जल रहे सारे बल्ब जलने बुझने लगे और चारों ओर से हवा के तेज झोंके आने लगे। तब खूनी वधू जोर से चिल्लाई, बंद करो ये क्रिया, वरना फूलपुर में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा और शुरुआत होगी इस औरत से। ये सुनकर वीर सिंह एक पल के लिए रुक गया। वो घबराते हुए उठ ही रहा था कि तभी गोमती जी चिल्लाकर बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये विधि रुकनी नहीं चाहिए। ये सुनकर खूनी वधू धीरे से हंसते हुए बोली, तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे उसने कहा, चारों ओर धूल का तूफान पड़ने लगा और रात रानी की तीखी गंध माहौल में फैलने लगी। खूनी वधू ने हवा में उठते हुए अपने दोनों हाथों में बिजली को समेटा और गोमती पर प्रहार कर दिया, जिससे गोमती दूर जा गिरी। ये देख सभी एक साथ चीख पड़े। तब खूनी वधू अजयराज से बोली, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उस लड़की को अपने साथ ले जाओ। ये विधि किसी भी हाल में पूरी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही अजयराज तेजी से क्रियास्थल की ओर बढ़ते हुए सभी पर हमला करने लगा। वहीं खूनी वधू भी उन सभी पर हमला करने लगी। तभी अचानक खूनी वधू ने बिजली का प्रहार शालिनी पर किया, लेकिन गौतम ने मंत्र का प्रयोग करते हुए उसे उस प्रहार से बचा लिया। तभी कार्तिक सामने आया। अब उसकी आंखों का रंग भी सफेद हो गया था। उसने भी चेतन से सीखे मंत्रों का प्रयोग किया तो अजयराज जा गिरा। तब खूनी वधू अजयराज से बोली, तुम कैसे भी इनका ध्यान भटकाओ, मैं उन मंत्रों को रोकती हूँ। ये कहते हुए उसने एक बार फिर अपना तेज प्रहार लतिका और गौतम पर किया, पर इस बार गौतम उसके वार को काट न सका और वो दोनों दूर जा गिरे। उधर अजयराज ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसके कारण चारों ओर धुएं का गुबार फैलने लगा। सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अग्निवेदी की अग्नि भी बुझने लगी। तब चेतन मंत्र पढ़ते हुए उठा और एक पल को रुककर दूसरा मंत्र पढ़ा तो कुछ ही मिनटों में अजयराज के मंत्र का प्रभाव खत्म हो गया और फिर चेतन दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। वहीं खूनी वधू चेतन और बाकी सब पर बार बार प्रहार कर रही थी, लेकिन उसके सारे प्रहार उस अग्निवेदी में जाकर समाने लगे। तब खूनी वधू को तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, चेतन, इस विधि को रोक दो, वरना तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। इतना कहते हुए उसने बिना समय गंवाए गौतम और शालिनी पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर जा गिरे। तब खूनी वधू दोबारा बोली, बस एक और प्रहार और ये खत्म, इसलिए सोच लो। ये सुनते ही चेतन और बाकी सब रुक गए। उधर कार्तिक खूनी वधू को रोकने के लिए आगे आते हुए बोला, दूर हट जाओ उन दोनों से, वरना। तब खूनी वधू हंसते हुए बोली, लड़के, इन्हें बचाने से पहले एक बार अपनी पत्नी के बारे में सोच। जरा देख, कहीं वो गायब तो नहीं। ये सुनते ही उसने आसपास देखा तो वो वहां नहीं थी। तब खूनी वधू जोर से हंसते हुए बोली, किसे बचाएगा लड़के? आखिर लतिका कहाँ चली गई? क्या चेतन और कार्तिक उसे बचा पाएंगे? क्या ये क्रिया पूरी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू का नया अध्याय, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। लतिका के कहीं भी नहीं दिखने पर कार्तिक बुरी तरह से घबरा गया और लतिका को ढूंढते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लतिका, कहाँ हो तुम? लतिका! ये सुनकर चेतन और बाकी सभी लोग भी घबरा गए। एक पल के लिए क्रिया बीच में ही रुक गई। तब चेतन अपनी जगह छोड़कर खड़े होते हुए
पारस और मार्तंड जी की ओर देखते हुए बोला, काका जी, ये विधि किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद अग्निवेदी से उठकर वो सामने आ गया। वो लतिका को ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी खूनी वधू ने उसके सामने आकर उस पर हमला कर दिया और हंसते हुए बोली, चेतन, तू मेरा शिकार है, तुझे मेरे ही हाथों मरना है, इसलिए जब तक मैं ना चाहूं तू कहीं नहीं जा सकता। तब चेतन उसे समझाते हुए बोला, स्वप्नलेखा, इस लड़की के शरीर को छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ये क्रिया तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए हो रही है। ये कहते हुए चेतन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक खूनी वधू ने उस पर हमला कर दिया और बिजली के एक झटके के साथ चेतन सीधा बिजली के खंभे से जा टकराया। उसने कराते हुए खूनी वधू से कहा, स्वप्नलेखा, मैं अब इस विवाद का अंत करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हमला करूं। तब खूनी वधू चिल्लाकर तेज आवाज में बोली, लेकिन इस सब का अंत तो तेरी और तेरे लोगों की मौत से ही होगा। चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी। लेकिन याद रखना, मुझे मिले श्राप के अनुसार मैं मारने से पहले हर पुरुष के साथ उसके जीवन का आखिरी सहवास करूंगी, ताकि इतने सालों की क्षुधा शांत हो सके। कहते हुए उसने दोबारा चेतन पर हमला किया और इस बार चेतन उठने की हालत में नहीं था। गौतम, शालिनी और गोमती पहले ही बेहोश पड़े थे। इसके बाद वो सीधे अग्निवेदी की ओर क्रिया को रोकने के लिए बढ़ गई। दूसरी ओर कार्तिक लतिका को सब तरफ ढूंढ चुका था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल पाई। थक हार कर कार्तिक ने एक जगह रुककर जोर से लतिका का नाम चिल्लाया। जैसे ये आवाज चेतन तक पहुंची, तब चेतन मन ही मन बोला, कालदूत, प्लीज मदद करो, सामने आओ। जैसे कालदूत सामने आया तो चेतन उठने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाकर बोला, कालदूत, प्लीज लतिका को बचा लो, प्लीज। तब कालदूत चेतन के करीब बैठ गया और शांति भरी आवाज में बोला, शांत हो जाओ चेतन और ध्यान लगाओ। तुम जानते हो ये तुम्हारी लड़ाई है और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम खुद की मदद कर सकते हो। जागृत करो अपना शक्ति चक्र जो सालों से निष्क्रिय है। ये सुन चेतन चिंता के साथ कुछ कह पाता उससे पहले ही कालदूत फिर बोला, ध्यान रहे, लतिका और कार्तिक ही तुम्हारी जीत की चाबी है। इतना कहकर कालदूत वहां से गायब हो गया और चेतन पीछे से चिल्लाता रह गया। लेकिन अगले कुछ पल में चेतन एक बार फिर अपने आप से बात करते हुए बोला, कम ऑन चेतन, तुम ये कर सकते हो। सोचते हुए चेतन ने काफी जोर लगाकर माही और अपने बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन उसका शक्ति चक्र जागृत नहीं हो रहा था। तभी अचानक चेतन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी ने प्यार से उसे छुआ हो। और इस एहसास के साथ चेतन एक पल के लिए किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा, जहां सामने उसे माही की परछाई सी नजर आ गई। वो परछाई चेतन के करीब बढ़ते हुए बोली, शाबाश चेतन, अब जागृत करो खुद को। यदि अब नहीं जगाया खुद को तो तुम पहले की तरह सब कुछ खो दोगे। कहते हुए उस परछाई ने जैसे ही चेतन को छुआ तो चेतन अपनी चेतना में लौट आया, वो भी जागृत शक्ति चक्र के साथ। उसकी आंखें सफेद बल्ब की तरह चमकने लगी। उसने अगले ही पल में वीर सिंह और यज्ञवेदी पर हमला करती खूनी वधू को रोक लिया और सीधा खुद को कार्तिक के दिमाग से जोड़ दिया और बोला, कार्तिक, उत्तर की ओर जाओ। अजयराज लतिका को लेकर उस तरफ गया है, लेकिन याद रहे, क्रोधवश उसे मारना नहीं है। ये सुनकर कार्तिक बोला, नहीं पापा, वो आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहते हुए कार्तिक लतिका की तलाश में निकल गया। अजयराज लतिका को अपने कंधे पर डालकर तेजी से अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कार्तिक उसके सामने आ गया और उसे रोकते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सुनकर अजयराज ने बेहोश लतिका को वहीं बगल में एक घर के करीब लटा दिया और सामने आकर बोला, ठीक है, मैं भी देखता हूं आज हम दोनों में से कौन जीतता है। जो जीतेगा वो लतिका को अपने करीब रखेगा। ये सुनकर कार्तिक ने भी दांत पीस कर बोला, ठीक है, देख ही लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मंत्रों से प्रहार करने लगे। कार्तिक को ज्यादा मंत्र नहीं आते थे, जिसके चलते अजयराज उसके हर वार से बच रहा था। एकाएक वो हंसते हुए बोला, तुम कमजोर हो और कमजोर को किसी भी उपहार को अपने करीब खींचने का अधिकार नहीं है। और ये राजकुमारी,
हो माफ करना लतिका, किसी उपहार से कम नहीं। इतना कहकर अजयराज ने एक घातक मंत्र से उस पर प्रहार किया, जिसके कारण वो दूर जा गिरा। अब कार्तिक भी उठने की हालत में नहीं था। तब चेतन उसके दिमाग से खुद को एक बार फिर जोड़कर बोला, उठो कार्तिक, तुम असीम शक्ति के धारक हो, उठ जाओ। मेरी बेटी को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पति हो तुम उसके, अपने पूर्वजों की शक्ति को महसूस करो। ये सारे शब्द सुनकर अचानक ही कार्तिक के शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठने लगा, और जैसे उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में सफेद प्रकाश के साथ अग्नि की धाराएं भी नजर आने लगी। साथ ही उसकी हथेलियों पर भी सफेद अग्नि से उभर आई थी। उसने आश्चर्य से खुद को देखा और लतिका की ओर जाते अजयराज पर हमला कर दिया, जिसके चलते अजयराज दूर जा गिरा। इस हमले के साथ वो घबरा कर उठा और उसे देखकर बोला, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार्तिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक गोले की रफ्तार से उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और पूरे गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं अब तुझे मरना होगा। अजयराज का दम घुटने लगा था। तभी चेतन उसके दिमाग से खुद को जोड़कर फिर बोला, नहीं बेटे, ऐसा मत करना, उसे मारना नहीं है। ये सुनते ही कार्तिक का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और वो हैरानी से बोला, लेकिन पापा इसने। कहते हुए वो अचानक रुका तो चेतन बोला, नहीं बेटा, अगर तुमने उसे मार दिया तो जीत उसकी ही होगी। वो ये मान लेगा कि उसकी मौत लड़ते हुए हुई है। ये सौभाग्य उसे मत दो। इतना सुनते ही कार्तिक फिर बोला, लेकिन पापा इसे मैं माफ तो नहीं कर सकता। तब चेतन तुरंत ही बोला, मत करो माफ उसे, तुम उसे उसका पूरा पिछला जन्म भुला दो, वो अपने आप ही एक साधारण आदमी बन जाएगा। ये सुनकर कार्तिक अजयराज से बोला, मैंने कहा था ना कि तेरा अंत होकर रहेगा, तेरा शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन अजयराज वो मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी पिछली जन्म की यादों को पूरी तरह भुला दिया और एक चीख के साथ अजयराज अब अजयराज न रहकर एक सामान्य आदमी बनकर जमीन पर गिर पड़ा। जहां एक और कार्तिक के कारण अजयराज का अंत हो चुका था, वहीं दूसरी ओर चेतन का खूनी वधु से संघर्ष जारी था। अब इस लड़ाई में वीर सिंह को भी आगे आना पड़ा था। वहीं मार्तंड जी और पारस क्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। तब खूनी वधु उन लोगों पर झल्ला कर बोली, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, बंद करो इसे। कहते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तेज आंधी शुरू कर दी। साथ ही चारों ओर से सभी पर बिजली से वार करने लगे। पूरा गांव घरों की खिड़कियों और दरवाजों की ओर से इस शोर को सुन रहा था। तब वीर सिंह चेतन की ओर देखकर बोला, चेतन, हम दोनों इसे संभाल नहीं पाएंगे, यह अग्निवेदी की आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जैसे उसने ये कहा तब उसके साथ मार्तंड जी भी बोले, बच्चों, अगर यह अग्नि बुझ गई तो पूरी क्रिया फिर शुरू करनी होगी। उनकी बात जैसे ही पूरी हुई तभी कार्तिक और लतिका वहां आ गए और कार्तिक बोला, ऐसा नहीं होगा, आग क्रिया चालू रखिए। कहते हुए कार्तिक ने अपने हाथों से निकलती आग से उस अग्निवेदी को जलाए रखा। एकाएक चेतन बोला, बच्चों, हम सब मिलकर भी लड़े तो इसे हरा पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन मैं जान गया हूं कि इसे कौन रोक सकता है। पर उन्हें बुलाने के लिए कार्तिक, तुम्हें यज्ञ में आहुति देनी होगी, और लतिका, तुम्हें कार्तिक की शक्ति को बढ़ाना होगा। तब तक हम इसे रोकते हैं। तब पारस बोला, चेतन, लतिका और कार्तिक, तुम हमारी जगह लो, मैं और वीर सिंह उसे रोकेंगे। तभी उसी आंधी के बीच कुछ और आवाजें सुनाई पड़ी। सिर्फ आप नहीं काका जी, हम भी। ये आवाज गौतम और शालिनी की थी और उनके साथ गोमती भी थी। इसके बाद वो सभी मिलकर अपने मंत्रों को एक साथ पढ़कर खूनी वधु को रोकने लगे। पर खूनी वधु पूरे गुस्से के साथ बोली, तुम सब मरोगे, सबके सब। कहते हुए उसने भी अपनी सालों से दबी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि इशिता का शरीर भी उसकी शक्ति को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन सभी ने कुछ और देर तक उन्हें रोके रखा। तब चेतन बोला, बस कुछ क्षण और। इतना कहते हुए जैसे ही उसने कुछ आखिरी मंत्र पढ़े तो अचानक ही सारा समय रुक गया और चेतन बोला, मैं आवाहन करता हूं उस दिव्यात्मा का जिसने स्वप्न लेखा को श्राप दिया था। उसके इतना कहते ही एक तेज सफेद रोशनी के बीच उसी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई
जिसने स्वप्न लेखा को श्राप दिया था। चेतन ने एक एक करके पहले सब कुछ हुआ तो सभी रुके हुए समय से मुक्त हो गए। अब वो सभी इस घटना के साक्षी बन रहे थे। तब वो आत्मा बोली, तुम लोगों ने इतने सालों तक इस कन्या के श्राप को सहा है, जिसका एक कारण मैं भी हूं। मुझे क्षमा कर देना। मैं इसके श्राप का संपूर्ण निराकरण नहीं कर सकता, लेकिन इसे इस योनि से मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूं। इतना कहते हुए वो आत्मा इशिता के शरीर की ओर बढ़ी और जैसे ही उसे छुआ तो सीधा स्वप्न लेखा के रूप में वो सुंदर लड़की की आत्मा बाहर आई और उन सभी को मुस्कुराकर देखने लगी और फिर बिना कुछ कहे ही कण कण में बिखर गई। उसके जाते ही समय फिर शुरू हो गया। तब चेतन जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हुए बोला, अब खूनी वधू कभी नहीं लौट सकती। उसने अपनी इस योनि का त्याग कर दिया है। ये सुनते ही पूरा गांव देर रात खुशी से नाचने लगा। 1 साल बाद फूलपुर की एक सर्द रात में हर रोज की तरह आज भी यहां रुकने वाली एक ट्रेन के रुकने की घोषणा हुई और कुछ ही मिनटों में वहां ट्रेन आकर रुक गई। आधी रात गुजर जाने के कारण स्टेशन पर ज्यादा लोग नहीं थे। रुकी उस ट्रेन से एक 23-24 वर्ष का लड़का अपना सामान लेकर बाहर आया और बोला, ओह, तो ये है फूलपुर, चलो चलकर देखते हैं। वो स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी हम उम्र एक खूबसूरत लड़की साड़ी पहने भागते हुए स्टेशन में दाखिल हुई। वो लड़का उसे देख रहा था। शायद वो उस ट्रेन को पकड़ने आई थी, लेकिन ट्रेन निकल गई। तब वो लड़की भी उदास होकर बाहर आ गई और एक बेंच पर बैठ गई। उसे परेशान देख वो लड़का उसके पास आया और बोला, हाय, मेरा नाम सोमिल है। मैंने देखा आपकी ट्रेन छूट गई। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब वो लड़की सोमिल को देखकर बिल्कुल नीरस अंदाज में बोली, तुम तो क्या, यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वो दोबारा रेलवे स्टेशन के अंदर चली गई। उस लड़के ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक रिक्शा पकड़कर गांव की ओर निकल गया। रिक्शे वाले और उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होने लगी, जिसमें उसने बताया कि उसने खूनी वधू के बारे में काफी कुछ सुना है। वो उस पर किताब लिख रहा है, उसकी रिसर्च के लिए आया है। बातों ही बातों में वो बोला, भैया, सुना है खूनी वधू का इतना डर था कि लोग उसकी तस्वीर जलाने के लिए अपने पास रखते थे। क्या आपने भी रखी है? ये सुनकर वो आदमी हंसकर बोला, अरे भैया, वो तो पुरानी बात हो गई। ये रिक्शा मेरे पापा का है, हो सकता है उन्होंने रखी हो। ये कहते हुए उसने सामने के कबर्ड को टटोला। उसमें धूल खाती एक तस्वीर मिली, जिसे उसने सोमिल को देते हुए कहा, ये लो, छाप देना इसे अपनी किताब में। सोमिल ने उस तस्वीर को साफ किया और जैसे ही उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो वही लड़की थी जो उसे अभी रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ी थी। हमारी कहानी खूनी वधू को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको एक और जबरदस्त कहानी शूरवीर के बारे में बताना चाहूंगी, जो आप पॉकेट एफएम पर सुन सकते हैं। शूरवीर एक अंडरडॉग वीर की कहानी है, जो दूसरे ग्रहों की यात्रा करता है और अपने परिवार को बचाने के लिए खतरनाक एलियंस के बीच रहने के लिए बाध्य होता है। वीर का किरदार आधुनिक समय के युवाओं के लिए काफी रिलेवेंट है और शो में दिखाई गई उसकी आकांक्षा और यात्रा उसे एक बहुत ही दिलचस्प किरदार बनाते हैं, जो श्रोताओं को बांधे रखता है। ये एक आधुनिक युग की साइफाई कहानी है, जिसमें बहुत सारे पारिवारिक मूल्य, उनकी भावनाएं और एलियंस के साथ साथ खुद से जूझ रहे एक युवा लड़के वीर की भावनाएं हैं, जिसमें वीर के दोस्तों और दुश्मनों के रूप में बहुत सारे दिलचस्प पात्र भी हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों के बारे में अधिक बात करने लगे हैं। समय के साथ दूसरे ग्रह की खोज एक रियलिटी जैसी होती जा रही है, इसलिए विज्ञान की मदद से दूसरे ग्रह की यात्रा करने की एक कल्पना भी सच लगने लगी है। हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी अधिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर, जहां वीर अपने पिता की हत्या के बाद परिवार की स्थिति सुधारने टेलीपोर्ट हो जाता है एक दूसरे ग्रह पर, जिसका नाम है टाइटन। इस तिलिस्मी ग्रह पर अजीब किस्म के जीव और जानवर हैं। इनके बीच वीर को अपनी जिंदगी बचानी और आगे बढ़ानी है।